मामला तो ऑलरेडी आपने पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मामला एक बंदे का है जिसने पूरी तरीके से मुझे ठगने का प्लान करके ये सब चीज़ें किया था। क्योंकि वो बेसिकली जब मुझे बाद में पता चला कि वो काफ़ी और लोगों को ठग चुका है, तो मैं ये खुलेआम कह सकती हूँ कि काफ़ी लोगों को ठगने के बाद उसने ऐसे ही टारगेट किया हुआ है हज़ारों लड़कियों को, मुझे और न जाने अभी और कितनी लड़कियों को वो बर्बाद। नहीं, आप मतलब जैसे कि अभी आप खुल के कैमरे पर आ रही हैं, पहले भी आपका न्यूज़ हुआ लेकिन आप कैमरे पर नहीं थे, आज खुल के कैमरे पर आ रही हैं, तो वो उनका नाम भी जानना चाहेंगे दर्शक हमारे, और वो कहाँ मिले थे आपसे, ये पूरा प्रकरण बताइए। उसका नाम आईडीज़ और हर जगह पे वो लिखता है राजन पंडित, जो कि फेक है। उसका नाम ओरिजिनल आईडी में हमने जब उसकी टिकट बनाई थी तो मुझे पता चला कि राजन पंडित का असली नाम दिव्यांश तिवारी है और उसके पिताजी का नाम राम आशीष तिवारी है, और उसकी जो सबसे बड़ी बहन है नीतू तिवारी, जो कि अपने आप को पॉलिटिशियन बताती हैं लेकिन हैं कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छी हाईफाई प्रोफाइल दिखा करके लड़कियों को ठगने का काम करते हैं। तो ये मामला, ये कब शुरुआत हुई, कितने साल के रिलेशनशिप रहा, ये बच्ची इस दुनिया में कब आई और क्या मामला, क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या है? 2019 में हम लोग नवंबर के समय से बात करते रहे इंस्टाग्राम पे। फिर उनकी बहनों ने मुझे काफ़ी अपोज़ किया कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, तुम्हारा यहाँ शो देखी हूँ, वहाँ शो देखी हूँ। फिर मैंने अपने मैसेंजर को चेक किया फेसबुक पे, तो वो लोगों का मैसेज पहले से ही पड़ा था। मुझे लगता है वो लोग पहले से ही टारगेट बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी व्यस्तता रहने के कारण मैं उन सबों से मिल नहीं पाई थी। लास्ट में मुझे राजन इंस्टाग्राम के थ्रू बात करना शुरू किया, फिर उसकी फैमिली वगैरह मुझे काफ़ी बुलाने लगे, अपनापन दिखाने लगे। इमोशनली उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, जिस वजह से मैं आर्थिक और मानसिक और शारीरिक, मतलब तीनों शोषण किया गया है मेरा, और इसमें मेरे काफ़ी पैसे भी उन लोगों ने लिए। राजन का कहना था कि हम शादी करेंगे, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, उसको मेरा आने वाला फ्यूचर या बीता हुआ कल सब पता है, सब कुछ पता था कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या है मेरी लाइफ में। ये जो स्टोरी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये नवंबर से शुरुआत हुआ और इसमें बात होती रही। फिर हम फेब में वो आया बनारस में, जैन में वो मेरे घर मुंबई आया, फिर मुलाकातें होती रही। फिर वो मार्च में वो दिन आया जब हम होली के दिन उनकी बहनों के बुलाने पर उनके घर गए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से होली मनाया। होली मनाने के बाद उनकी बहनों ने कहा कि नहीं, अब मैं इतना तुम सपोर्ट करती हो, इतनी अच्छी हो, हम तुम्हारे बैकग्राउंड और सब चीज़ों को जानते हैं, हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। राजन भी बहुत तारीफ़ करता है तुम्हारी, और चूँकि वो तारीफ़ करता है और हम लोग भी तुम्हें अपना मानते हैं, तो क्यों ना तुम दोनों की शादी करा दी जाए। और राजन ने भी कहा कि आप इतनी अच्छी हैं कि मन करता है आप ही से शादी मैं कर लूँ, बस परिवार का अगर जोर ना रहा तो। पर परिवार ने भी जब एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हमारे साथ उनकी बहन ने उसको, राजन को, मुंबई भेज दिया। मुंबई भेजने के बाद उन लोगों ने ये कहा कि ये आपके घर पे रहेगा और आप इसे काम वगैरह दिलाइएगा, बाकी ये खुद भी अपना काम लाइन अप करते रहेगा। उस दौरान उनकी मम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जिस 16-17 मार्च को, और वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं क्योंकि वो डायलिसिस की पेशेंट थी। खैर, उनका अब मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। नवंबर 5, 2020 को उनका डेथ हो चुका है। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ से आए तो इनकी बहनों ने कहा कि कुछ कैश लेते आना। राजन ने भी कहा कुछ कैश ले लीजिए, काम पड़ सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में थी वो। जिस दौरान हमने वहाँ से लगभग जितने भी कैश थे हम सब लेके आए, और यहाँ आते ही उनको मैंने कैश दिए भी हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह के लिए, घर की ज़रूरतों के लिए। कितना कैश था, चलते बात करते, कितना कैश था? लगभग मैं वहाँ से 13 लाख रुपए लेकर के आई थी, और उसके पहले होली को भी मैंने 7 से 8 लाख रुपए अपने लगातार शोज़ में, जो मैं लगातार शोज़ की थी, लाइक इकाना स्टेडियम में एज एन ब्रांड एम्बेसडर भी आई थी। उसके बाद मेरे 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक होली के लगातार प्रोग्राम्स थे जिसके कैश पेमेंट थे जी। और मैं लेकर के आई थी, और इन लोगों ने मुझसे फिर बहाने, कितने पैसे? 7-8 लाख रुपए उस समय थे, तो टोटल अब तक 25 लाख रुपए उन लोगों ने मुझसे लिए, जिसमें उन्होंने 10 लाख मुझे दिए बहुत फोर्स करने पे, बहुत रोने गाने पे, बहुत मैसेजेस करने पे। मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं। बशर्ते ये है कि ये लोग बदले हैं, मतलब इन लोगों ने कहा शादी के हमने तुमने पत्नी मान लिया है और तुमको अपना बहू मान लिया है, तुमको अपना भाभी मान लिया। बच्चे मामी कहते हैं। उनकी घर में छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 3 बच्चे, अथर्व, गौरा और नानू, तीनों मुझे मामी कहते थे। नेहा तिवारी और ये संजू। कितने दिन आप रही थी वहाँ पर, कितने दिन रही?
फिर हम लोग यहाँ से जाने वाले थे क्योंकि 19 मार्च को हम लोग आए थे, तो 20-21 तक उनकी मम्मी डिस्चार्ज हो गई। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि वो लॉकडाउन का समय लग गया, 22 या 23-24 से शायद लॉकडाउन लग गया था। उस लॉकडाउन में जो हम लोग फंसे कि यहाँ पे मैं मई लगभग जून 5 तक थी लखनऊ में। उस दौरान अप्रैल में हमारी मुलाकात बहुत अच्छे से हुई, घर वालों ने एक्सेप्ट करा। फिर इनकी बहनों ने मुझे फोर्स किया कि अब सब चीज़ें हैं ही और तुम उसके साथ एक कमरे में शेयर कर सकती हो, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। उनके मेरे मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं तुम लोग साथ में रह सकते हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। इशू कहाँ से आया? इशू आया अप्रैल से हम लोग साथ में कमरे में रहते थे, तो मई में हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जो है हमने कंसीव कर लिया है। तो हमने सबसे पहले राजन को बताया, तो राजन के अलग मुंह फूल गया। फिर उसके बाद मैंने बहनों को बताया, तो बहनों ने किट ला के दिया। फिर राजन ने कहा नहीं ये सब फेक है, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप को सही बताने के लिए। फिर मैंने देव हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराया, जिसकी रिपोर्ट मैंने ला करके उनकी बहनों को उनके घर में सबके सामने रख दिया। फिर भी वो लोग मुझे झुठलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और वो लोग भी अपने भाई के साइड हो गए। जो लोगों को मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, एक औरत होकर के, वो लोग भी बच्चों की माँ हैं, फिर भी वो लोग अपने भाई की साइड लेने लगे। फिर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े नहीं रहना है और बाकी की चीज़ें क्लियर कीजिए, मुझे क्या है, आप लोग शादी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। बोले अभी बेटा मम्मी तबीयत ख़राब है और लॉकडाउन खुलने दो, करते हैं। क्योंकि मेरे पैसे उन लोगों को और लेने थे। 27 मई तक मुझे नीतू तिवारी ने मेरे पैसे लिए। उसके बाद जो है उन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैंने बोला कि नहीं नीतू दीदी मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे, मैं रहूंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। टॉर्चर वो लोग इसलिए करा रहे थे क्योंकि वो लोग कुछ एबॉर्शन की भी बात आई थी, कुछ वही टॉर्चर कर रहे थे कि तुम समझदार हो, अभी तुम्हारा करियर है और तुम अभी इतनी बड़ी सिंगर हो, बच्चा बच्ची क्या करोगी, अबॉर्शन करा लो। राजन ने भी मुझे मैसेजेस पे टॉर्चर करना शुरू किया, दबाव डाला, मेरे हाथ वाथ पकड़ के ऐंठना शुरू किया। फिर दिमाग उनके इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई थी। तो फिर मुझे नीतू ने क्या किया कि ये लोग जानते थे कि इनके घर पे केस हो सकता है या कुछ अगर गर्भपात कराया, तो इन्होंने कार्तिक तिवारी के पास राप्ती अपार्टमेंट में मुझे शिफ्ट किया। ये कौन है कार्तिक तिवारी? कौन है कार्तिक तिवारी? नीतू तिवारी के बॉयफ्रेंड है, जिन्होंने राप्ती